तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे। आप सबको आई विश यू वेरी हैप्पी लोहरी एंड मकर संक्रांति। आज 13 जनवरी और आज की न्यूज़ डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी होगी तो आज का आपको सेशन नया वाला सेशन लगता है पुष्पक सर का, लेकिन जिन्होंने देखी है उनके लिए तो आज का सेशन 50% रिवीजन ही था। और मेरी वीडियोस का ये पॉइंट होता है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट मिले, कुछ चीज़ें जो वहाँ पे कभी कभी कवर नहीं हो पाती वो उनके बारे में हम टच कर दें, क्योंकि बहुत सब कुछ होता है यार, कोई इंसान कैसे सब कुछ कवर कर पाएगा। तो जैसे कि मैंने कल जो न्यूज़ कवर करी उसमें से भी कुछ रह गई जो आज पुष्पक सर ने कवर कर दी। तो आज की जो न्यूज़ है वो पहली न्यूज़ ये है जो डिफरेंट है कल से, वो ये है कि इंडिया और नेपाल की जो गवर्नमेंट है उनकी कमेटी ने एक मीटिंग करी है जिनमें उन्होंने ट्रेड ट्रांजिट के बारे में बात करी है। ट्रेड मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन, और ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब इधर से उधर टेलीपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन और टेलीपोर्टेशन। तो एंड उसके अलावा भी उन्होंने बात करी कि जो अनऑथराइज ट्रेड होता है उसको कैसे कॉम्बैट करे जाए, इसमें एक दूसरे की कोऑपरेशन का उन्होंने इसमें मीटिंग में डिस्कशन करा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि काठमांडू में ये मीटिंग हुई थी, अब नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेपाल में तो सबसे ज़्यादा हमें ईजिली एंट्री मिल जाती है और वहाँ पे बहुत सारी इलीगल एंट्रीज भी हो जाती है। मतलब जो बॉर्डर है ना, वहाँ से कोई भी आराम से रिक्शे पे चला जाए, बाइक पे चला जाए, साइडों से चला जाए, तो बहुत ईजी एंट्री है। लेकिन इसी के चक्कर में क्या हो सकता है, स्मगलिंग हो सकती है, अनऑथराइज ट्रेड हो सकता है। तो इन सबको कॉमेंट करने के लिए ये मीटिंग करी गई थी। तो दैट्स जस्ट इट अबाउट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो 7.93% ड्रॉप हमें देखने को मिला है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। ग्रीन हाउस गैस बहुत सारी होती है, मीथेन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं जो हमारे एसी और फ्रिज से निकलता है। दैट इज़ वाई आई डोंट प्रेफर एसी एट ऑल। इसके अलावा बात करी जाए तो इंडिया का एक, अब अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस से हमें डायरेक्टली पता चलता है कि वो क्लाइमेट पर असर पड़ता है। और क्लाइमेट ऑफकोर्स हमारे वातावरण तो है ही बहुत ज़रूरी और बहुत टाइम से हॉट टॉपिक भी है, लेकिन फिर भी लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। बट थैंक गॉड दैट वी हैव सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस, जो कि उनका एक फ्रेमवर्क होता है क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन के ऊपर, जिसको UNFCCC बोलते हैं। तो वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है और उनमें से एक था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो कि 2015 में होता पेरिस में, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस हुए थे जो बिल्कुल ही वर्ल्ड चेंजिंग थे, जिसमें हमारे मोदी जी ने भी पंचामृत के गोल्स दिए थे। अब उसके बारे में अगर बात करी जाए तो हर एक कंट्री को, यूनाइटेड नेशन ने जो भी उनके मेंबर कंट्रीज है, हर किसी को बोला था कि आप एक टारगेट सेट करो और हमें दो। तो उसके अंतर्गत इंडिया ने भी कुछ टारगेट्स दिए थे। तो उन टारगेट्स के बारे में बात करते हैं। उनमें से ये था कि हमें 33 से 35% जो कार्बन एमिशंस है उसकी जो इंटेंसिटी है विथ GDP, उसको हमें कम करना है बाय 2030। हमें 40% नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की तरफ सब्सटीट्यूट करना, मतलब अब जो हमारी एनर्जी जो हम यूज़ करेंगे वो फॉसिल फ्यूल से नहीं आनी चाहिए, नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से आनी चाहिए, अप टू 40%, ये भी 2030 तक आनी चाहिए। लेकिन अगर हम जो पंचामृत गोल्स पढ़ते हैं जो मोदी जी ने दिया था, उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर बात करिए कि 33 से 35% का जो कार्बन एमिशन है वो कम होना चाहिए 2030 तक, लेकिन पंचामृत में लिखा है कि 40-45% जो है वो कम होना चाहिए। तो और दूसरे वाले पॉइंट की तरफ अगर बात करी जाए तो लिखा है कि 40% नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी हमें अचीव करनी है बाय 2030, और पंचामृत गोल्स में है कि नियरली 50% जो है वो हमें अचीव करना है। तो इससे क्या पता चलता है कि दो चीज़ें होती है, एक तो हमने दुनिया के लिए टारगेट दे दिया, हमने यूनाइटेड नेशन को टारगेट दे दिया कि देखो जी हमारे तो 30 से 33% जो कार्बन इंटेंसिटी है वो हमें रिड्यूस करनी है, और 40% जो है वो हम फॉसिल फ्यूल से, अपनी रिन्यूएबल एनर्जी जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से हम चाहते हैं कि वो हमें एनर्जी मिले। तो ये तो हो गया यूनाइटेड नेशन के लिए, लेकिन हमारे लिए पंचामृत गोल्स तो हमारे लिए ना कि हमें उतना ज़्यादा अचीव करना है कि अगर हम उतना नहीं भी अचीव कर पाए तो एटलीस्ट दूसरे वाले तो खुश रहे। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी हमेशा अपना बेस्ट देने की। एंड दैट इज़ वाई सही कि जब भी आप तैयारी करते हो तो तैयारी करो कि दुनिया में जो भी लोग वो एग्जाम दे रहे हैं, जो भी लोग उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में, तो आपको ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, आपको वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 आना है। अगर आपकी वो डिटर्मिनेशन है देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्रिपेयरिंग। ठीक है, तो इसके अलावा अगर बात करी जाए तो एनवायरनमेंट, हाँ, एक इकोनॉमिक्स से कैसे उसको रिलेट करा जा सकता है, तो इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, जो कि अभी एक्चुअली मैं कल 10th की NCERT पढ़ रहा था। मैं अपने मासी घर गया हुआ था तो उनके बच्चों की मैंने बुक्स ली और मैं पढ़ रहा था उसमें। तो उसमें इकोनॉमिक्स में बड़ी अच्छी चीज़ दे रखी थी कि पैसा ही ज़रूरी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक्चुअली इनकम इक्वालिटी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी करती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाइल मेजरिंग द डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल के एक कंट्री है जिसमें, कंट्री एक्स है, जिसमें 5 अगर लोग रहते हैं तो उनकी जो इनकम है वो है 1 लाख, 1.25 लाख, 95,000 और 1,15,000 इस तरीके से। और एक दूसरी कंट्री जहाँ पे 5 लोग रहते हैं, 4 की जो इनकम है वो है 500 रुपये, और एक की जो इनकम है वो आ गई आपकी 5 लाख रुपये। तो जब आप उसका एवरेज निकालोगे तो दोनों का सेम बैठेगा, बट कंट्री एक्स जो है दैट विल बी प्रेफर्ड ओवर कंट्री वाई, बिकॉज यार वहाँ पे इनकम इक्वालिटी है और कंट्री वाई में इनकम इक्वालिटी नहीं है। अब इसका मेन फर्क कहाँ पड़ता है कि आपको अभी भी नहीं समझ आएगा। इसका मेन जो एग्जांपल है वो ये है कि
आप अगर एक अपनी सोसाइटी में रहते हो, चलो दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं। दिल्ली हम जानते हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी रहते हैं। अब जितने भी ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत अमीर है लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी रहते हैं। उनकी वजह से इनकम इक्वालिटी की वजह से क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी की वजह से जो अमीर लोग हैं बेशक कितना ज़्यादा पैसा कमा ले, कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन रहना तो उनको वही इस स्मोक की फैक्ट्री में है ना। पॉल्यूटेड है दिल्ली, वी ऑल नो दैट। तो जितना मर्जी आप अच्छा पैसा वैसा कमा लो, अगर आप सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं करोगे, अगर आप इनकम इक्वालिटी अगर होती तो सारे लोग अपने घर पे एयर प्योरीफायर लगा लेते, सारे लोग अपने लिए एक बेहतर जिंदगी, बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पाते, वो सारे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर पाते, या फिर ईवीज की तरफ जा पाते, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा पाते। ये सारे लोग नहीं कर पाते ना। इसकी वजह से अगर आपके पास सिर्फ अकेला पैसा है और आप वो दिखाना चाहते हो कि मैं एक सबसे अमीर और बाकी लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा अच्छे से पैसा, तो उसका ये नतीजा निकलेगा। एनवायरनमेंट को अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो रहोगे पॉल्यूशन पॉल्यूटेड सिटी में, क्या फ़ायदा है ना, इतना ज़्यादा पैसे कमाने का भी। तो इनकम इक्वालिटी वहाँ पे बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट प्ले करती है, और को इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और कौन सी न्यूज़ रह गई। इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द 31 मेंबर्स ऑफ बॉर्न विच कम्स इन जर्मनी बेस्ड यूनाइटेड नेशन CEBD, जो हमने कल बात करी थी कि अब इंडिया इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द क्या कहते हैं वो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब इसके अंदर हमने एक चीज़ जो कल डिस्कस करी थी वो थी ये कि 2004 में इंडिया लास्ट टाइम स्टैटिस्टिकल काउंसिल का एक मेंबर था, और अब 2024 में बना था, नियरली आफ्टर 2 डिकेड्स। अब ये चीज़ पुष्पक सर ने ये एक न्यूज़ कवर करी थी जब ये आई थी काफ़ी टाइम पहले, पिछले साल, और इस बार उन्होंने ये चीज़ नहीं ऐड कर दी जो मैं कल नहीं कर पाया था कि कितने मेंबर्स हैं हमारे इस यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस। वो है 31 मेंबर्स, और ये बॉर्न बेस्ड है। तो एक और पॉइंट है जो आज कवर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया विल होस्ट द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज इन 2026। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो हो गई जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। अब इसका एक ग्रुप बना दिया था कॉमनवेल्थ बोलते हैं, उसी के चलते कॉमनवेल्थ गेम्स होती है, और इसकी जो कंट्रीज़ की जो पार्लियामेंट की जो मीटिंग होगी वो इंडिया में ऑर्गेनाइज करी जाएगी, और उसके हेड जो होंगे वो हमारे ओम बिरला सर होंगे, जो कि हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे RBIH के बारे में, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एंड IMA के जो वेंचर्स है, दे आर गोइंग टू लॉन्च सोनारी टैक्स स्प्रिंट 3.0। जिस तरीके से हैकाथॉन होती है, हैकाथॉन क्या होती है, जस्ट लाइक अ मैराथन है ना, साउंड्स लाइक मैराथन, तो एक क्विज होती है। उसी तरीके से टैक्स स्प्रिंट भी अपने आप में एक रेस होती है। तो एक इस तरीके का एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं टू एम्पावर वुमेन सेंट्रिक फिनटेक स्टार्टअप्स। फिनटेक हो गए जैसे हमारा फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी को जब जोड़ते हैं, जैसे हमारे पेमेंट सेटलमेंट जो सिस्टम्स हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, रेजर पे, ये सारे जो होते हैं ये सारे फिनटेक्स हैं। तो उसी में ही विमेन को और भी ज़्यादा एम्पावर करने के लिए टैक्स स्प्रिंट ऑर्गेनाइज करा गया, जिसका नाम है सो नारी, जिसके अंदर नारी वर्ड ही आता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये वुमेन सेंट्रिक है। अब अगर RBIH की बात करी जाए तो देखते हैं RBIH क्या है। ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एक सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। कोई भी अगर गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी गवर्नमेंट कंपनी हो, जस्ट लाइक RBIH दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब बात करते हैं कि और कौन कौन सी हमारे पास सब्सिडरीज है RBI की। तो एक तो आ गई DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसके अंतर्गत अगर आपका कोई भी बैंक में अकाउंट और कल को बैंक बंद हो जाता है तो यू आर एंटाइटल्ड फॉर अ 5 लाख क्लेम ऑफ योर बैंक डिपॉजिट्स। अगर आपके पास 5 लाख है तो 5 लाख वापस आ जाएंगे। अगर आपके पास 10 लाख है उस बैंक अकाउंट में तो भी आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो इसलिए इससे बचने का ये तरीका है कि अगर आपके पास 10 लाख है तो आप 2 बैंक अकाउंट्स खोलो अलग अलग बैंक्स में, दोनों में 5-5 लाख रुपए रखो, दोनों अगर डूबे तो आपको दोनों से 5-5 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये DICGC है एक। दूसरी बात कर देंगे हम भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे नोट्स प्रिंट होते हैं, तो ये भी एक सब्सिडरी है। थर्ड की बात करी जाए तो वो आता है इफ्टास हो गई अपनी ये इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। बेसिकली जब बैंक्स होते हैं तो बैंक्स के अंदर जिस तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता है, फॉर एग्जांपल NEFT, RTGS या फिर बैंक गारंटी बनवानी है, या जो भी इंटरबैंक जो ट्रांजेक्शन्स होती है उन सब में फैसिलिटेट करता है इफ्टास, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज। फिर हम बात करेंगे रिजर्व बैंक रैबिट करके एक होता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है उसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। कोई भी अगर न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है तो कोई भी अगर न्यू टेक्नोलॉजी को अगर क्रिएट करना है तो वहाँ पर REBIT रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये वहाँ पर काम आते हैं रैबिट वाला जो है। इसके अलावा कोई रह गया क्या हमारे पास? आई गेस हमने सारे डिस्कस कर लिया। DICGC हमने कर लिया, भारत रिजर्व बैंक
नॉर्ड मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड कर लिया, रेबिट कर लिया, इफ्टास कर लिया और RBIS तो हमने ऑलरेडी कर लिया, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो ये हो गया हमारा रिजर्व बैंक की सब्सिडरीज को हमने डिस्कस कर दिया। एंड लास्ट न्यूज़ जो आज की वो है कि देवजीत सैकिया सर हैज़ बिकम द न्यू BCCI सेक्रेटरी। इससे पहले कौन थे? जेशा सर थे। अब जेशा जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड हो चुके हैं। और अगर ट्रेजरर्स की बात करी जाए तो BCCI के जो ट्रेजरर है उनका नाम है प्रभजीत सिंह भाटिया सर। और अगर BCCI के प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो वो है रॉजर बिन्नी सर। तो ये थी आज की न्यूज़, बड़ी जल्दी आज भी खत्म हो गई। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई और पॉइंट ऐड करना हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को सर मत बोला करो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, भाई हूँ तुम्हारा। और ये द कूल स्कूल टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारे कूल इंसाइट्स भी मिलेंगे, कूल एक वे ऑफ स्टडी मिलेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत बढ़िया एक माहौल मिल जाएगा। सो बेसिकली माहौल के लिए आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।